डॉक्टर विनय के पास उनके मेडिकल कॉलेज की क्लासमेट और अब शहर की जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजना का कॉल आया था। उन्होंने एक पेशेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए कॉल किया था। इस पेशेंट का नाम नैना था और ये डॉक्टर संजना के पास अपनी कुछ प्रॉब्लम्स लेकर आई थी। नैना से बात करने के बाद डॉक्टर संजना को डाउट था कि उसकी फिजिकल प्रॉब्लम्स के पीछे उसके मेंटल और इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं। उन्होंने नैना को कन्विंस किया था कि वो एक बार डॉक्टर विनय से जाकर मिले ताकि उनके सजेशंस के बाद नैना का प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान किया जा सके। डॉक्टर संजना ने डॉक्टर विनय को बताया था कि वैसे तो नैना एक वेल एजुकेटेड वर्किंग लेडी है, लेकिन उसे उनके पास भेजने के लिए उन्हें काफी कन्विंस करना पड़ा था। डॉक्टर विनय भी डॉक्टर संजना की इस बात से ज्यादा सरप्राइज नहीं हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि कई बार बहुत पढ़े लिखे हुए लोग भी साइकाइट्रिस्ट से मिलने से बचना चाहते हैं। वहीं डॉक्टर संजना ने अपनी बात को पूरी करते हुए आगे कहा कि नैना को अपॉइंटमेंट लेने के लिए क्लिनिक का नंबर दे दिया था और उसने कॉल करके अगले दिन यानी ट्यूसडे की अपॉइंटमेंट ले ली थी। ट्यूसडे को वो अपनी अपॉइंटमेंट से ठीक 10 मिनट पहले ही क्लिनिक पहुंच गई थी। अपना नाम बुलाए जाने पर वो डॉक्टर विनय के कैबिन में चली गई। डॉक्टर विनय ने नैना को बैठने को कहा। नैना लगभग 30 साल की थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी और मैरिड थी। इतना तो डॉक्टर संजना ने ही डॉक्टर विनय को बता रखा था। संजना के फर्स्ट इंप्रेशन से डॉक्टर विनय को वो कुछ कंफ्यूज सी, खुद में खोई हुई सी लगी थी। इतने सालों के एक्सपीरियंस से डॉक्टर विनय को लोगों की बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझना आ गया था। जब नैना अपनी चेयर में खुद को एडजस्ट कर रही थी, तब डॉक्टर विनय की नजर उसकी कलाई पर पड़ी, जिस पर कट्स के निशान थे। उन्होंने तुरंत अपनी नजरें हटा लीं ताकि नैना को पता न चले कि उन्होंने उसकी कलाई पर बने निशान देख लिए हैं, क्योंकि वो जानते थे कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हर किसी के साथ बांटा नहीं जा सकता है। हम सब की जिंदगी में ऐसा कुछ ना कुछ होता ही है जो सिर्फ हमारा होता है, अच्छा या बुरा, जैसा भी हो। खैर, डॉक्टर विनय ने नैना से बात शुरू करते हुए कहा, हेलो नैना, आपके बारे में डॉक्टर संजना ने बताया था। डॉक्टर संजना मेरे कॉलेज के जमाने की दोस्त हैं। जी, डॉक्टर संजना ने मुझे बताया था सर। नैना ने डॉक्टर विनय के सवाल का जवाब थोड़ी दबी आवाज में दिया, लेकिन डॉक्टर विनय को उसकी आवाज बहुत मीठी लगी, इसलिए उन्होंने उसे कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहा, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। अपनी तारीफ से कौन खुश नहीं होता। नैना को भी ये सुनकर अच्छा लगा। उसने हल्की सी स्माइल देकर इस कॉम्प्लीमेंट को एक्सेप्ट किया। फिर डॉक्टर विनय ने अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए नैना से बाकी के सवाल पूछने शुरू किए, जैसे नैना का प्रोफेशन क्या है, उसे अपनी जॉब के अलावा क्या क्या काम करना पसंद है। नैना ने डॉक्टर विनय के सवालों को सुना, फिर जवाब देना शुरू किया। मैं एक डेटा एनालिस्ट हूं, मुझे घूमना बहुत पसंद है और मूवीज देखना भी। मैंने बहुत सारी लैंग्वेजेस की क्लासिक मूवीज देखी हैं। अरे वाह, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने अपनी लास्ट मूवी कब देखी थी? डॉक्टर विनय ने अगला सवाल किया। इस सवाल से नैना सोच में पड़ गई। उसने कुछ सेकंड सोचने के बाद जवाब दिया, सर एक्चुअली मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कि मैंने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी। शादी के बाद से मैं बहुत ज्यादा बिजी रहने लगी हूं। आप तो जानते ही होंगे कि हम फीमेल्स को घर और ऑफिस दोनों ही मैनेज करने पड़ते हैं, इसीलिए 2 से 3 घंटे का मी टाइम निकाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर विनय को नैना की इस बात से समझ आ गया था कि उसने अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने पर गिव अप कर दिया है, इसीलिए वो थोड़ा सीरियस होकर नैना से बोले, आपकी बात कुछ हद तक तो सही है, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना हम सबकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब ये बताइए नैना, आपकी शादी को कितना टाइम हुआ है? डॉक्टर विनय के सवाल से नैना कुछ अनकंफर्टेबल सी दिखी। जी, अगले महीने 1 साल हो जाएगा, नैना ने जवाब दिया। डॉक्टर विनय ने नोट किया कि फर्स्ट एनिवर्सरी का जिक्र आते हुए भी नैना की आवाज में खुशी नहीं है, वरना लड़कियां तो ऐसे मौकों के लिए बहुत एक्साइटेड होती हैं। इसीलिए उन्होंने ओके करते हुए दूसरा सवाल पूछा, अपने पार्टनर के बारे में बताइए, उनकी जॉब और आप दोनों की शादी कैसे हुई? मेरा मतलब आपकी अरेंज्ड मैरिज है या लव मैरिज है? नैना ने जवाब दिया, सर मेरे हस्बैंड का नाम राजीव है और वो इंजीनियर हैं। हम दोनों की अरेंज्ड मैरिज हुई थी। ओके, तो आप दोनों की एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग कैसी है? नैना को यह सवाल अजीब लगा। उसने मन में सोचा कि इस सवाल का यहां क्या मतलब है। डॉक्टर विनय नैना का कंफ्यूजन समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने कहा, देखो नैना, हो सकता है मेरे सवाल आपको बहुत पर्सनल लगे, लेकिन मैं आपको अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहता।
ये बातें जानना मेरे लिए जरूरी हैं ताकि मैं आपको ठीक से समझ सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। डॉक्टर विनय की बात सुनकर नैना ने कहा, सर एक्चुअली मेरे और राजीव के बीच अभी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाई है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत कम टाइम दे पाते हैं क्योंकि दोनों ही वर्किंग हैं और हमारे इंटरेस्ट भी बहुत अलग हैं। जब नैना ये सब बता रही थी तो डॉक्टर विनय ने नोटिस किया कि नैना ये सब बताते हुए उनसे अपना आई कांटेक्ट बचा रही है, जिससे उन्हें एक बात पर तो यकीन हो गया कि नैना उन्हें सही बात नहीं बता रही है। इसीलिए डॉक्टर विनय ने नैना का जवाब सुनकर अपनी बात रखते हुए कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। हर रिलेशन को मैच्योर होने में बहुत सारा टाइम और पेशेंस लगता है और आपकी तो अभी शुरुआत है। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं तो बाकी चीजें भी अपने आप सही हो जाएंगी। आप खुश तो है ना राजीव के साथ? नैना को डॉक्टर विनय से इस डायरेक्ट सवाल की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस बात का क्या जवाब दे। कुछ देर उसके एक्सप्रेशंस देखने के बाद डॉक्टर विनय ने कहा, नैना, आपको इस सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर नैना चुप ही रही। उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था। एक तरफ उसका दिल कह रहा था कि तुम्हें डॉक्टर से खुलकर बात कर लेनी चाहिए और दूसरी तरफ उसका दिमाग उसे समझा रहा था कि अगर औरों की तरह डॉक्टर ने भी उसे जज किया या उसकी बातें किसी और को बता दी और किसी को ना सही अगर डॉक्टर संजना को ही बता दी तो वो भी उसका मजाक बनाएंगी। डॉक्टर विनय नैना की परेशानी समझ रहे थे। उन्होंने बहुत आराम से कहा, देखो नैना, अगर तुम्हें इस बात का डर है कि इस कैबिन में से कहीं तुम्हारी कोई भी बात बाहर जा सकती है तो मेरा यकीन करो, मैं क्या, कोई भी डॉक्टर ऐसा कभी नहीं करेगा। यह हमारे प्रोफेशन की पहली शर्त होती है कि हम कभी भी अपने पेशेंट्स की बात किसी और से नहीं करेंगे। अगर हमें कभी किसी डॉक्टर से ओपिनियन भी लेना होगा तो हम पेशेंट की प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, उसकी पर्सनल डिटेल्स बताए बगैर। डॉक्टर संजना ने भी मुझे सिर्फ आपका नाम बताया था। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि आप उनके पास क्यों गई थी, क्योंकि हम दोनों अलग स्पेशलाइजेशन से हैं। सो ट्रस्ट मी, हम सब ऐसे ही काम करते हैं। ये सब सुनकर नैना थोड़ी रिलैक्स हुई और उसने फैसला किया कि वो अपने बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में डॉक्टर विनय को सब कुछ डिटेल में बताएगी। इतने सालों से वो जो कुछ झेल रही थी, अब वो उससे बाहर निकलना चाहती थी। उसे लगा कि अगर अब भी उसने अपने लिए कुछ नहीं किया तो वो अपनी ही घुटन में घुटकर मर जाएगी। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, सर, मैं अपनी शादी में, अपनी जिंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं हूं और इसमें मेरे हस्बैंड यानी राजीव की कोई गलती नहीं है। वो तो अपनी तरफ से हमारे रिलेशन में पूरी तरह से डिवोटेड है, लेकिन प्रॉब्लम मेरी तरफ से है। मैं ही राजीव से वो लगाव नहीं महसूस कर पाती जो मुझे होना चाहिए। मैं खुश होने का दिखावा करते करते थक चुकी हूं, लेकिन सच तो यह है कि मैं अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और लोनली फील करती हूं। मुझे किसी से बात करने का मन भी नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे समझने के बजाय सब मुझे जज करेंगे, मेरा मजाक बनाएंगे। मेरे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। मैं खुद को सोशली कनेक्ट नहीं कर पाती हूँ। हर वक्त खुद से सवाल करती रहती हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है। मेरे रिलेशंस भी हमेशा कॉम्प्लिकेटेड ही रहे हैं। बचपन से लेकर अब तक मैं जैसे अपने आप से ही लड़ाई लड़ रही हूँ। अब तो इतना स्ट्रेस रहता है कि याद भी नहीं आता कि आखिरी बार कब मेरा मन सुकून में था। ये कहते हुए नैना का गला भर आया था। उसने बहुत मुश्किल से अपनी रुलाई को रोका हुआ था। डॉक्टर विनय ने इंटरकॉम पर कॉल करके नैना के लिए पानी मंगवाया और उसे पीने को कहा। जब नैना थोड़ी रिलैक्स हुई तब डॉक्टर विनय ने कहा, नैना, मुझे लगता है कि तुमने बहुत लंबे टाइम से अपने अंदर बहुत सारा गुबार जमा कर रखा है। सबसे पहले तो इसका बाहर निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह भरे हुए बर्तन में और पानी नहीं भरा जा सकता, उसी तरह भरे हुए मन में नई बातों के लिए जगह नहीं होती है। इसीलिए मैं तुम्हें 1 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट दे रहा हूं और इस पूरे वीक में तुम्हें एक होमवर्क करना है। जी, वो क्या है? नैना ने पूछा। तुम्हें किसी कागज पर हर वो बात लिखनी है जो तुम्हें परेशान करती है। अपने आप को लेकर जो भी डाउट या कंफ्यूजन है वो भी लिखना है। कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं तुम्हें इतना लंबा टाइम दे रहा हूं, ठीक है? नैना ने भी हामी भर दी और डॉक्टर विनय ने नैना को मिलने के लिए 1 हफ्ते बाद की डेट दे दी। नैना ने उन्हें थैंक्स कहा और उठकर बाहर चली गई। डॉक्टर विनय के साथ पहले थेरेपी सेशन से नैना को एक ऐसी बात रियलाइज हुई थी जिसने अपने खुद के प्रति उसके नजरिए को बदल कर रख दिया था। अभी तक तो वो अपने आप को अपने साथ हो रही परेशानी के लिए जिम्मेदार मानती थी,
लेकिन डॉक्टर विनय के दिए होमवर्क ने उसकी सोच को बदल दिया था। हर वो बात जो उसे परेशान करती है। नैना ने हमेशा अपनी मुश्किलों के बारे में एक ही तरीके से सोचा, और वो ये था कि उसे लगता था कि जो भी चीज उसे परेशान करती है वो उसकी क्रिएट की हुई है। जैसे कि अगर कॉलेज में किसी लड़की ने उसे बुली किया तो उसकी शिकायत करने के बजाय वो खुद में कमियां निकालने लगती थी कि मुझे ही उससे दूर रहना चाहिए था या उसका कहां मान लेना चाहिए था। इसी तरह अगर घर में भी उसके छोटे भाई की गलती पर उसे डांट या मार पड़ती तो वो चुपचाप सह लिया करती थी बिना अपनी बात कहे, क्योंकि उसे लगता था कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। उसके पेरेंट्स को कभी भी उसकी बात सही नहीं लगी। धीरे धीरे ये बात उसके दिमाग में बैठ गई और ऐसी बैठी कि अब उसके नेचर का हिस्सा बन गई है। ऑफिस में भी अक्सर दूसरों की गलतियों के लिए उसे सुनना पड़ता है और वो चुपचाप सुन भी लेती है। नैना अपने आप को लेकर, अपनी आइडेंटिटी और सेक्सुअलिटी को लेकर हमेशा से कंफ्यूज रही है, लेकिन उसकी कभी इस बारे में किसी से बात करने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। उसके पेरेंट्स हमारी सोसाइटी के उन टिपिकल पेरेंट्स की तरह थे जो बच्चों से दोस्ती करने में यकीन नहीं रखते, बल्कि हमेशा बच्चों से एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ताकि बच्चे उनकी रिस्पेक्ट करें। उन्हें अंदाजा नहीं होता कि बच्चों से क्लोज होना कहीं से भी उनके मन में पेरेंट्स के प्रति रिस्पेक्ट को कम नहीं करता, उल्टा बढ़ाता ही है। डॉक्टर विनय के दिए हुए टास्क को पूरा करते हुए नैना को अपने बारे में, अपनी बीती हुई और प्रेजेंट लाइफ के बारे में सोचने का बहाना मिला। उसे याद आया कि कैसे वो हमेशा से खुद को सबसे अलग महसूस करती थी, लेकिन उसे कभी भी समझ ही नहीं आया कि उसके साथ ऐसा क्यों है। कॉलेज में थी तब अपनी साथ की लड़कियों से उलट उसे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, उल्टा उसे तो हमेशा लड़कियां ही अट्रैक्ट करती रहीं। कॉलेज पूरा होते ही उसका कैंपस प्लेसमेंट हो गया और उसके पेरेंट्स उसके लिए लड़का ढूंढने में लग गए। वो कहती रही कि उसे शादी नहीं करनी है, लेकिन जब पेरेंट्स रीजन पूछते तो उसकी हिम्मत ही नहीं होती ये कहने की कि वो खुद को लेकर, अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है। उसे थोड़ा टाइम चाहिए खुद को समझने के लिए। वो ये सब कभी कह नहीं पाई और उसके पेरेंट्स ने कभी अपनी बेटी का मन टटोलने की जरूरत नहीं समझी। पहला ही रिश्ता आया और उसमें उन्हें वो सब कुछ नजर आ गया जो उनकी बेटी के लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर में होना चाहिए था। बेमन से शादी करके नैना राजीव की लाइफ में आ तो गई, लेकिन मन से कभी भी उसके करीब नहीं जा पाई। राजीव भी शायद कहीं ना कहीं उसकी बेरुखी को समझता है, लेकिन कभी कुछ कहता नहीं। हालांकि नैना को उसके बिहेवियर में काफी सारे चेंजेस महसूस होते हैं, लेकिन वो उससे शिकायत भी तो नहीं कर सकती। नैना दिन रात स्ट्रेस में जी रही थी। वैसे तो बाहर से देखने वालों के लिए उसकी लाइफ बहुत अच्छी थी, एक छोटी सी फैमिली, वेल सेटल्ड और अच्छे नेचर वाला हस्बैंड। नैना की जॉब भी अच्छी थी, लेकिन उसे ही पता था कि वो कितना ज्यादा स्ट्रेस में जी रही थी। एक तरफ अपने लिए खराब लगता था, दूसरी तरफ राजीव के लिए भी उसके मन में बहुत बड़ा गिल्ट था। इन सब के बीच उसे बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स ने भी घेर लिया था, जैसे कि पीसीओडी, बहुत ज्यादा वीकनेस और नींद ना आना वगैरह वगैरह। इन्हीं प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए वो डॉक्टर संजना के पास गई थी और डॉक्टर संजना को एहसास हो गया कि उसकी ज्यादातर प्रॉब्लम्स की जड़ उसकी मेंटल हेल्थ से जुड़ी है। इसीलिए उन्होंने उसे डॉक्टर विनय के पास भेजा था। अपना टास्क स्टार्ट करते हुए नैना ने अपनी सबसे पहली परेशानी लिखी। मैं सबसे ज्यादा अपने कंफ्यूजन से परेशान हूं। मुझे आज तक क्लियर ही नहीं हो पाया कि आखिर मुझे अपने आप से क्या चाहिए। मैं हमेशा दूसरों के हिसाब से जीती आई हूं, कभी अपने मन का कुछ किया ही नहीं और यही बातें मुझे परेशान करती रहती हैं। इसी तरह उसने और भी बहुत सारी परेशानियां लिखी। कुछ उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड थी और कुछ उसकी प्रोफेशनल लाइफ से। इस काम को करते हुए उसे बहुत अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस हो रहे थे। किसी किसी बात पर तो उसे खुद पर हंसी ही आ रही थी कि वो भी कितनी बेवकूफों वाली बात पर इरिटेट हो जाती है। जैसे कि उसके ऑफिस का प्यून उसे हमेशा चाय या कॉफी के लिए क्यों पूछता है, जब वो दोनों में से कुछ भी पीना पसंद नहीं करती है। वो रोज पूछता है और नैना रोज चिढ़ती है, जबकि वो तो शायद अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए ऐसा करता होगा। सिर्फ एक ना कहने में नैना इतना परेशान क्यों हो जाती है? वो कहीं ना कहीं इस बात को समझ रही थी कि ये इरिटेशन उसे बाहर के लोगों या सिचुएशन पर कम और अपने अंदर चल रही कश्मकश की वजह से ज्यादा होती है। कुछ लोग या सिचुएशंस उसे ट्रिगर कर देते हैं और वो अपने रिएक्शन को कंट्रोल ही नहीं कर पाती है। पूरा एक हफ्ता नैना ने बहुत सोचते हुए हर बात की लिस्ट तैयार की जो उसे पास्ट में या प्रेजेंट में परेशान करती रही है। इस लिस्ट में से आधी से ज्यादा बातें तो ऐसी थीं जिनके बारे में सोचते हुए नैना को लगा कि कितनी बेकार की बातें हैं और उसने उन्हें लिस्ट से ही हटा दिया। इस तरह उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट अब काफी छोटी हो चुकी थी।
हम में से हर कोई अगर उन बातों पर गौर करे जो हमें दुखी करती हैं, परेशान करती हैं, तो कई बातें ऐसी भी होती हैं जिनका सोल्यूशन हम खुद ही निकाल सकते हैं, और कई तो ऐसी भी होती हैं जिन पर गौर करने से हम उन्हें खुद ही खारिज कर देते हैं कि ये भी भला कोई दुखी होने की बात है। हमारे पास में ऐसा बहुत कुछ होता है जिसने हमें तब रुलाया होता है, लेकिन कुछ साल बाद पलट कर देखने पर उन बातों पर हमें हंसी आती है। आज सुबह 10 बजे नैना की डॉक्टर विनय के साथ अपॉइंटमेंट थी और वो बिल्कुल सही टाइम पर उनकी क्लिनिक पहुंच गई थी। उसने आज ऑफिस से फर्स्ट हाफ की लीव ले ली थी, इसीलिए कोई टेंशन नहीं थी कि सेशन कितना लंबा चलेगा। डॉक्टर विनय ने नैना को बहुत अच्छे से ग्रीट किया और उससे पूछा कि उसका ये वीक कैसा रहा। तो इस पर नैना ने जवाब दिया कि उसने इस पूरे हफ्ते में अपना होमवर्क किया, बिना किसी के समझाए उसे काफी सारी बातें समझ में आ गई हैं। इस बात को सुनकर डॉक्टर विनय मुस्कुराए और बोले कि उन्हें यही तो चाहिए होता है कि उनके पेशेंट फीस उन्हें दें और खुद से ही सब समझने लग जाएं। ये सुनकर नैना बहुत जोर से हंस पड़ी। जब उसकी हंसी रुकी तब उसे ख्याल आया कि बहुत दिनों बाद वो इतना खुलकर हंसी है। डॉक्टर विनय ने कुछ सेकंड्स के बाद कहा, नैना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपके होमवर्क में से सबसे पहला पॉइंट पढ़ना चाहूंगा। नैना ने कहा, सर आप चाहें तो पूरी लिस्ट भी पढ़ सकते हैं, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या मैं जान सकती हूं कि आप पहला पॉइंट ही क्यों पढ़ना चाहते हैं? इस पर डॉक्टर विनय ने जवाब दिया, क्योंकि ये एक फैक्ट है कि ज्यादातर लोग सबसे पहले उसी बात को लिखते हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करती है। एंड मोस्ट केसेस में वही एक बात सब प्रॉब्लम्स की जड़ होती है या कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टेड होती है। ये सुनकर नैना ने अपने फोन का नोटपैड खोलकर डॉक्टर विनय को फोन दे दिया। डॉक्टर विनय ने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा जो इस तरह था, मैं सबसे ज्यादा अपने कंफ्यूजन से परेशान हूं। मुझे आज तक क्लियर ही नहीं हो पाया कि आखिर मुझे अपने आप से क्या चाहिए। मैं हमेशा दूसरों के हिसाब से जीती आई हूं, कभी अपने मन का कुछ किया ही नहीं और यही बात मुझे परेशान करती रहती है। इतना पढ़कर डॉक्टर विनय ने नैना को उसका फोन दे दिया। उन्होंने उससे कहा, नैना, मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुमने कभी किसी बहुत छोटे बच्चे को ऑब्जर्व किया है? डॉक्टर विनय के इस सवाल पर नैना ने बस इतना ही कहा कि छोटे बच्चे तो हर घर में होते ही हैं। डॉक्टर विनय के सवाल पर नैना ने बस इतना कहा कि छोटे बच्चे तो हर घर में होते ही हैं और उनको देखा भी है, लेकिन उनको ऑब्जर्व करने वाली बात उसकी समझ में नहीं आई। फिर डॉक्टर विनय ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए और कहा, अगर किसी बच्चे को एक सिक्योर बचपन मिले, उसका किसी तरह से अब्यूज ना हुआ हो, तो वो हमेशा खुश मिलेगा, छोटी छोटी चीजों से एक्साइटेड होता हुआ दिखेगा, जिंदगी से भरपूर, दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, उससे क्या चाहते हैं, इस बात से बिल्कुल लापरवाह, अपने आप में खुश, है ना? मगर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खुश रहना, खुद से प्यार करना और सुकून से जीना ही हमारा बेसिक नेचर है। कुदरत ने हमें बनाया ही ऐसा है, और जब हम अपने इस नेचुरल सेल्फ से अलग हटकर सोचने लगते हैं, खुद की खुशी और सुकून से ज्यादा दुनिया की बातों को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, तब हमारी लाइफ में दुख, बेचैनी और इरिटेशन की एंट्री होती है। हम जितना नेगेटिव सोचते जाएंगे, चाहे अपने बारे में हो या दूसरों के बारे में, हम उतना ही खुशी और सुकून से दूर होते चले जाएंगे। तुम जो परेशान हो कि तुम्हें अपने आप से क्या चाहिए, ये बिल्कुल भी मुश्किल सवाल नहीं है। इस सवाल का जवाब सबके लिए एक ही है, चाहे वो दुनिया में कोई भी क्यों ना हो, और ये जवाब है, हम सबको खुद से अपने लिए खुशी चाहिए, शांति चाहिए। दूसरों की रिस्पेक्ट करना अलग बात है, जिस बात में, जिस काम में खुशी मिले वही करना चाहिए। लोगों की परवाह तभी करो जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे किसी काम से किसी का कोई नुकसान हो सकता है। इसके अलावा और कुछ मत सोचो। अपने आप को पहचानो। तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि तुम कौन हो, जिंदगी से क्या चाहती हो, लेकिन किसी डर या प्रेशर की वजह से इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। अपने डर को जीतने का एक ही तरीका है, और वो है उसे फेस करना। मैं मानता हूं कि इसमें बहुत हिम्मत लगती है, लेकिन एक बार ये हिम्मत कर ली तो आगे की जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। नैना को डॉक्टर विनय की कही बातें समझ में आने लगी, जिसका एहसास डॉक्टर विनय को भी हो रहा था। लेकिन नैना के मन में अभी भी एक डर घर किए बैठा था, जिसको निकालने के लिए ही डॉक्टर विनय ने नैना को दूसरा टास्क देने का सोचा। और उन्होंने नैना से कहा, तुम्हारी बातों से, यानी अपने बारे में जो भी बातें इन 2 सेशंस में तुमने मुझसे खुलकर कही हैं, और वो बातें जो तुम किसी झिझक की वजह से नहीं कह पा रही हो, मुझे ये समझ आया कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह तुम्हारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन है। तुम दुनिया के हिसाब से सेक्सुअलिटी के सो कॉल्ड नॉर्मल ओरिएंटेशन से अलग फील करती हो, जिसमें कहा जाता है कि अगर आप लड़की के शरीर में पैदा हुई हैं तो आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन लड़कों की तरफ ही होनी चाहिए।
और अगर आप लड़के के शरीर में पैदा हुए हैं तो आपको सिर्फ लड़कियां ही पसंद आनी चाहिए। देखो नैना, मैं या कोई समझदार खुले दिमाग का इंसान तुम्हें गलत नहीं समझेगा। हम सब की बॉडी में कुछ चीजें नेचुरली डेवलप होती हैं जिन्हें ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना हम सबको आना चाहिए। हमारे शरीर और मन में जो कुछ भी बाकी लोगों से अलग है, अगर उससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा तो हमें उसे छिपाने या उसके लिए शर्मिंदा महसूस करने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम भी इस डर और झिझक से बाहर निकल जाओ और सबसे पहले तुम खुद के साथ इजी हो जाओ, फिर तुम बाकी सबको भी फेस कर लोगी। मैं चाहता हूं कि अगले सेशन में तुम अपने हस्बैंड के साथ मेरे पास आओ, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक टास्क पूरा करना है और टास्क ये होगा कि तुम अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में बताने का सोचते हुए किस तरह के डर को महसूस करती हो, इस बात को बहुत डिटेल में लिखो। तुम्हारी क्लोज फैमिली के किस मेंबर से इस बात को सुनने के बाद क्या एक्सपेक्ट करती हो, ये भी लिखो। डॉक्टर विनय का ये टास्क नैना के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी अपने आप को बेटर बनाने के लिए नैना हर टास्क को पूरा करने के लिए तैयार थी। इसलिए उसने इस टास्क को पूरा करने की हामी भरते हुए डॉक्टर विनय से पूछा, लेकिन डॉक्टर साहब अगला सेशन कब होगा? क्योंकि राजीव को भी आना होगा, इसलिए उसका शेड्यूल भी चेक करना पड़ेगा। डॉक्टर विनय ने जवाब दिया, जब तुम्हारा टास्क पूरा हो जाएगा और जब तुम लोगों को टाइम मिले और उसके अकॉर्डिंग मेरी अपॉइंटमेंट मिल जाए तो तुम आ जाना। इसीलिए ये तुम्हारा डिसीजन होगा कि कब आना है। ठीक है सर, हम दोनों आते हैं फिर, नैना ने कहा। ठीक है, डॉक्टर विनय ने स्माइल के साथ जवाब दिया। नैना के जाने के बाद डॉक्टर विनय सोच रहे थे कि ये लड़की अगर अपने डर से बाहर निकल पाई तो इसकी लाइफ में सब कुछ इजी हो जाएगा। नैना जब से अपने दूसरे थेरेपी सेशन से लौटी है, उसके मन में जैसे खुद से एक लड़ाई चल रही है। डॉक्टर विनय की कही एक एक बात ने उसे खुद को लेकर अपनी सोच को बदलने पर मजबूर कर दिया है। अभी तक दूसरों की नजर से खुद को देखने वाली नैना ने जब अपनी आंखों पर जमी हुई धूल साफ करने का फैसला किया, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीने का फैसला किया, पर क्या ये सब इतना आसान है? आसान होता तो वो शायद कब का कर चुकी होती, कब का अपने डर से आगे बढ़ चुकी होती, लेकिन इतनी हिम्मत जुटा पाना सबके बस की बात नहीं होती। बाहर से कोई कितना भी सपोर्ट करे, साथ दे, लेकिन जब तक इंसान के अंदर हिम्मत पैदा ना हो तब तक वो अपने सबसे बड़े डर पर जीत हासिल नहीं कर सकता है। हमारी सोसाइटी में, फैमिली में हमें एक बात घोट कर पिलाई जाती है कि हमेशा दूसरों की खुशी का ख्याल रखना चाहिए। ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें ये नहीं सिखाया जाता है कि दूसरों से पहले हमें अपनी खुशी का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर खुद ही खुश ना हो तो वो दूसरों को खुशी कैसे दे पाएगा। नैना ने बहुत समझकर, हर पहलू पर गौर करके यही तय किया है कि अब टाइम आ गया है जब उसे सबके सामने अपने मन की बात कह देनी चाहिए। बेशक इससे सबको तकलीफ होगी, लेकिन ये जिंदगी भर की उस घुटन से कम ही होगी जिसे वो इतने सालों से झेल रही है। नैना ने अपने हस्बैंड यानी राजीव को नहीं बताया था कि वो डॉक्टर विनय से थेरेपी ले रही है। ऐसा नहीं था कि राजीव को इस बात से कोई एतराज होता, लेकिन नैना को डर था कि अगर राजीव ने पूछ लिया कि वो अपनी किस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए डॉक्टर के पास जा रही है तो वो क्या जवाब देगी। लेकिन अब जब डॉक्टर विनय ने ही उसे राजीव के साथ आने को कहा है तो बिना राजीव को बताए तो बात बन नहीं सकती है। और सिर्फ यही क्यों, नैना ने सोचा कि वो राजीव को अपने बारे में सब कुछ बता देगी। जब वो अपना डिसीजन ले चुकी थी तब उसने खुद को बहुत हल्का महसूस किया। उसे लगा जैसे उसके दिल पर सालों से रखा हुआ बोझ एकदम से उतर गया हो। बहुत दिनों के बाद उसे रात को बहुत अच्छी नींद भी आई। सुबह उठकर ऐसा लगा जैसे आज वो एक नई एनर्जी से भर गई हो। ऑफिस में भी पूरे दिन उसका मन बहुत शांत था। शाम को घर लौटकर डिनर वगैरह से फ्री होकर नैना ने राजीव से कुछ इंपॉर्टेंट बात कहने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं अपनी कुछ प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर संजना के पास गई थी। राजीव ने नैना की इस बात पर हामी भरते हुए कहा, और तुमने ये भी बताया था कि डॉक्टर संजना ने तुम्हें कुछ मल्टीविटामिन्स दिए थे और कहा था कि उनकी हेल्प से तुम बेटर फील करोगी। हाँ, लेकिन एक बात जो मैंने तुमसे छुपाई थी वो ये थी कि डॉक्टर संजना ने मुझे साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर विनय के पास भेजा था, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे फिजिकल हेल्थ इश्यूज के पीछे मेरे मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। इसीलिए मैं डॉक्टर विनय के पास गई थी और उनसे 2 सेशंस ले चुकी हूं। ये बताते हुए नैना बहुत गिल्टी फील कर रही थी। उसे लग रहा था पता नहीं राजीव कैसे रिएक्ट करेगा। राजीव ने नैना के हाथों को अपने हाथों में लिया और इसकी आंखों में देखते हुए कहा, नैना, अगर डॉक्टर संजना ने तुम्हें कुछ सजेस्ट किया है
तो कुछ सोचकर ही किया होगा, और तुमने मुझसे ये बात छिपाई तो कुछ सोचकर ही छिपाई होगी। सो डोंट वरी। नैना को राजीव की बात सुनकर राहत महसूस हुई। उसने आगे कहा, डॉक्टर विनय चाहते हैं कि नेक्स्ट सेशन में तुम मेरे साथ चलो। राजीव ने इस बात पर हामी भरते हुए नैना को अपॉइंटमेंट लेने को कह दिया। उसने थोड़ा झिझकते हुए कहा, राजीव, मैं वहां तुमसे कुछ ऐसा कन्फेस करूंगी जो शायद तुम्हें बहुत हर्ट करे। तुम एक बार सोच लो, क्या तुम फिर भी मेरे साथ चलोगे? राजीव ने कुछ सेकंड सोचते हुए कहा, अगर तुम्हें इससे कुछ हेल्प मिलेगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजीव की ये बात सुनकर नैना उसके प्रति दिल से बहुत थैंकफुल थी और वो सोचने लगी कि वो कितना समझदार और जेंटल है। अगले 3 दिन नैना ने अपना वो टास्क पूरा किया जो डॉक्टर विनय ने उसे दिया था। फिर उसके बाद राजीव से उसका शेड्यूल पूछकर डॉक्टर विनय की क्लिनिक कॉल करके अगले दिन की अपॉइंटमेंट ले ली। अगले दिन यानी वेंसडे को नैना और राजीव अपने अपॉइंटमेंट के हिसाब से डॉक्टर विनय की क्लिनिक पहुंचे और अपना नंबर आने पर उनके कैबिन में गए। डॉक्टर विनय ने राजीव को बहुत अच्छे से वेलकम किया और उससे उसकी एजुकेशन, जॉब वगैरह से रिलेटेड कुछ फॉर्मल सवाल पूछे। इसके बाद उन्होंने कहा, राजीव, जैसा कि नैना ने भी आपको बताया होगा, आज उसका यहाँ का 3रा सेशन है और मैं चाहता था कि आप उसके साथ यहाँ आए। कुछ ऐसी बातें हैं जो आप दोनों के साथ करनी जरूरी हैं और ये सिर्फ नैना के लिए नहीं, आपके लिए भी जरूरी है। राजीव ने जवाब देते हुए कहा, जी मैं समझ सकता हूं। डॉक्टर विनय ने फिर मुस्कुराते हुए आगे कहा, गुड। देखो राजीव, पिछले 2 सेशंस में नैना से बात करने के बाद मुझे ये समझ में आया है कि नैना अपने साथ बहुत सारे बैगेजेस लेकर चल रही है, जिसकी वजह से उसके लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। ये बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस में है और इसी वजह से इसे फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप बहुत पेशेंस से इसकी बात सुने और मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। राजीव ने डॉक्टर विनय की यह बात समझी और कहा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तैयार हूं। डॉक्टर विनय ने फिर नैना की तरफ मुड़कर पूछा, नैना, अब ये बताओ कि क्या तुमने टास्क को पूरा किया है? नैना ने जवाब देते हुए कहा, जी मैंने आपका दिया हुआ टास्क पूरा कर लिया है। नैना की आवाज बहुत फर्म थी, जिसमें उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस झलक रहा था। डॉक्टर विनय ने आगे पूछा, वेरी गुड, क्या उसमें राजीव के लिए भी कुछ है? नैना ने इस सवाल पर भी हां में गर्दन हिला दी। फिर डॉक्टर विनय ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं चाहता हूं कि तुम राजीव को वो पढ़कर सुनाओ जो तुमने उसके लिए लिखा है, और इतनी देर के लिए मैं तुम दोनों को यहां अकेला छोड़ रहा हूं। मैं एक छोटा सा टी ब्रेक लेने जा रहा हूं, तब तक तुम दोनों एक दूसरे से बात करो। ये कहकर डॉक्टर विनय अपने कैबिन से बाहर निकल गए। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि वो राजीव से कैसे कहे जो उसने लिखा था। राजीव को समझ आ रहा था कि नैना कुछ ऐसा बताना चाह रही है जिसमें वो कंफर्टेबल नहीं है। उसने नैना से कहा, अगर तुमने मुझे बताने के लिए कुछ लिखा है तो तुम मुझे पढ़ने के लिए दो, इससे तुम्हें आसानी होगी। नैना ने राजीव को पेपर दे दिया जिसमें वो सब कुछ लिखा था जिसने उसे इतना परेशान कर रखा था। उसने लिखा था, राजीव, मुझे नहीं पता कि तुम ये जानकर कैसे रिएक्ट करोगे, लेकिन अब ये बात तुम्हें बताना बहुत जरूरी हो गया है। काश कि मुझ में इतनी हिम्मत होती कि तुम्हें ये सब शादी से पहले बता पाती। एक तरह से मैंने अपने साथ तुम्हारी लाइफ भी बर्बाद की है। मैं हमेशा से अपने आप को लेकर कुछ अलग महसूस करती थी और बहुत सालों बाद मुझे समझ आया कि ये अलग सा महसूस होना मेरी सेक्सुअल ओरिएंटेशन से रिलेटेड था। मेरा झुकाव हमेशा से सेम सेक्स यानी फीमेल्स की तरफ रहा है और इस बात को पहले तो मैं खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पाई और जब किया तो किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। शादी से पहले तुम्हें बताने की कोशिश भी की लेकिन बता नहीं पाई। मुझे हमेशा ये गिल्ट रहता है कि मैं तुम्हें धोखा दे रही हूं और अपनी फैमिलीज को भी। उन्हें तो लगता है कि हम दोनों साथ में कितने खुश हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं सिर्फ प्रिटेंड कर रही हूं। अब मैं इस नाटक को और आगे नहीं बढ़ा सकती, इसीलिए तुम्हें सब सच बता रही हूं। आई एम सॉरी। राजीव ने ये नोट पढ़ा और एक गहरी सांस ली। जब उसने नैना की तरफ देखा तो नैना की आंखों में आंसू थे। राजीव ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। नैना को राजीव से ये उम्मीद नहीं थी। उसे बहुत जोर से रोना आ गया और वो फफक कर रो पड़ी, लेकिन राजीव ने उसे चुप कराने की कोशिश नहीं की। वो चाहता था कि नैना के मन का सारा गुबार बह जाए। वो बस उसे गले लगाकर बैठा रहा जब तक कि नैना चुप नहीं हो गई। फिर राजीव ने नैना से कहा, बस इतनी सी बात के लिए तुम इतनी परेशान रही? मुझ पर थोड़ा सा तो भरोसा करती। क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ लगता हूं कि इस बात को नहीं समझता?
मैं जानता हूं नैना कि हमारी सोसाइटी में इस तरह की बातों को कितना बड़ा टैबू माना जाता है, लेकिन हम पढ़े लिखे न्यू जनरेशन के लोग हैं। हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। राजीव की बातों से नैना के मन से सारी धूल साफ हो गई। उसे बहुत तसल्ली मिली कि राजीव ने उसे जज या ब्लेम नहीं किया, कोई शिकायत तक नहीं की। इतनी देर में डॉक्टर विनय नॉक करके अंदर आ गए। नैना की भीगी आंखों के साथ उसके चेहरे पर जो हल्की सी स्माइल थी, उससे उन्हें समझ आ गया कि सब ठीक रहा। पता नहीं क्यों, लेकिन राजीव से मिलने के बाद उन्हें यकीन सा हो गया था कि ये लड़का इस मैटर को मैच्योरिटी से हैंडल कर लेगा। डॉक्टर विनय ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए नैना से पूछा, नैना एक कहानी सुनना चाहोगी? जी क्यों नहीं, नैना ने भी जवाब देते हुए कहा। ठीक है तो सुनो। डॉक्टर विनय ने यह कहते हुए कहानी की शुरुआत की। कई साल पहले जापान में एक बहुत बड़े संत हुए थे। हर तरफ उनके ज्ञान के चर्चे थे। लोग कहते थे कि उनके पास हर किसी के सवालों का जवाब होता है। ये सब बातें एक सामुराई के कानों तक भी पहुंची। सामुराई जापान में योद्धा को कहते हैं। ये बहुत बहादुर होते थे और इनसे टकराने से पहले लोग 100 बार सोचते थे। सामुराई ने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने सवाल का जवाब इन संत से पूछूं। ये सोचकर वो उनका पता पूछता हुआ उन तक पहुंच गया। संत उस वक्त ध्यान में डूबे थे। सामुराई ने उन्हें झकझोर कर जगा दिया और बिना लाग लपेट के सीधे पूछा, ये बताइए कि स्वर्ग क्या है और नर्क क्या है? ये सुनकर संत ने कहा, तुम जैसे घमंडी और बदतमीज इंसान को मैं ये क्यों बताऊं? जाओ जाकर अपना काम करो, मेरा ध्यान खराब करने की कोशिश मत करो। ये सुनकर सामुराई का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उससे इस तरह की बात करे, और यहां ये बूढ़ा इंसान उससे ऐसे बातें कर रहा है। सामुराई ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और संत की गर्दन पर रख दी। संत बिना डरे हुए मुस्कुराए और बोले, यही नर्क है। ये सुनते ही सामुराई के हाथ से तलवार गिर गई। उसे एहसास हुआ कि गुस्से की लहर में वो ये क्या करने जा रहा था। इस एक ख्याल से ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो संत के पैरों पर गिर पड़ा। उसे उठाते हुए संत बोले, यही स्वर्ग है। अब तुम बताओ नैना, तुम इस कहानी से क्या समझी? नैना की समझ में बात तो आ गई थी, लेकिन उसे सही वर्ड्स नहीं मिल रहे थे। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए उसका कंफ्यूजन देखकर डॉक्टर विनय ने कहा, चलो मैं ही बताता हूं। बात यह है कि हमारी थिंकिंग ही हमारे लिए सब कुछ क्रिएट करती है। आज से पहले तुम जो भी सोचती थी उसकी वजह से तुम इतना सफर करती रही, और आज अपनी थिंकिंग को चेंज करते ही तुम्हें जीने की नई दिशा मिल गई है। तुमने अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में ले लिया है और अब तुम इसे खुलकर जीने के लिए तैयार हो। ये सब तुम्हारी अपनी थिंकिंग का ही कमाल है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली, सोसाइटी और सिचुएशंस तो अब भी वही हैं। जो बदला है वो सिर्फ तुम्हारी सोच है, और बिना कुछ किए ही सब कुछ बदल गया है। देखो नैना, यह हमारी सोच ही है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और यही एक चीज है जो हमारी हर चीज को कंट्रोल करती है। और यकीन करो, यही एक काम है जिसे करना सबसे आसान भी है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये उनके बस का है ही नहीं। ये सुनकर नैना ने कहा, सर मुझे भी यही लगता है कि अपनी सोच को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम है। इस पर डॉक्टर विनय बोले, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि तुम भी औरों की तरह इस काम को नेचुरल तरीके से नहीं करती हो। अब नेचुरल तरीका क्या होता है, मैं तुम्हें एक छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूं। अगर मैं तुम्हें एक बोल में पानी दूं और उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला दूं और कहूं कि अब तुम इस पानी को मुझे साफ करके दो, तो तुम क्या करोगी? नैना ने जवाब दिया, मैं उसे फिल्टर करूंगी या फिर उबाल कर साफ करने की कोशिश करूंगी। इसके अलावा डॉक्टर विनय ने नैना से और भी आंसर्स की तलाश में यह कहा, इसके अलावा मैं उसमें फिटकरी डाल सकती हूं या गूगल करके कुछ और तरीका ढूंढ सकती हूं जिससे पानी साफ हो जाए। नैना ने भी जवाब देते हुए कहा। डॉक्टर विनय फिर थोड़ा रुककर बोले, जबकि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम उस पानी को कुछ टाइम तक चुपचाप छोड़ दो तो थोड़ी देर में मिट्टी अपने आप बोल की तली से चिपक जाएगी और साफ पानी ऊपर आ जाएगा। अपने थॉट्स के साथ भी हमें यही करना होता है, खासकर अपने नेगेटिव थॉट्स के साथ। उन्हें मन में आने से नहीं रोकना है, न ही उन्हें जबरदस्ती पॉजिटिव थॉट्स में बदलने की कोशिश करनी है। अगर उन पर कोई भी रिएक्शन दिए बिना उन्हें चुपचाप छोड़ दिया जाए तो कुछ देर बाद अपने आप ही उनका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। वहीं अगर हम उन पर सोचते रहे तो यही नेगेटिव थॉट्स
हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेंगे। डॉक्टर विनय की ये बातें सुनकर नैना को लगा कि ये तो कितनी सिंपल सी बात थी जो उसे समझ नहीं आई, और वो यूं ही अपनी सोच को लेकर परेशान होती रही। डॉक्टर विनय को दिख रहा था कि अब नैना को सारी बातें अच्छे से समझ आ चुकी हैं। फिर उन्होंने थोड़ा रुककर नैना से आगे कहा, अब तुम खुद को एक्सेप्ट कर चुकी हो। अब तुम्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। जो भी तुमसे प्यार करता होगा वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा, जैसे राजीव ने आज किया। जिन्हें तुम प्यार करती हो उन्हें समझाने की कोशिश कर सकती हो, लेकिन फिर भी अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तब भी खुद को क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे खुश रहकर बिताना हर किसी का हक है। डॉक्टर विनय की बातें सुनकर नैना की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने अपनी लाइफ के कितने अच्छे साल स्ट्रेस में रहकर बिता दिए, लेकिन अब मैं खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही हूं। डॉक्टर विनय खुश थे कि नैना पहले से बेटर है, इसीलिए उन्होंने नैना के जवाब पर उसे एक और बात समझाते हुए कहा, जिस तरह के माहौल में हम रहते हैं वहां ना चाहते हुए भी कई तरह के कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि राजीव तुम्हारे साथ है। फिर उन्होंने राजीव से कहा, राजीव, यहां से इस बात को आगे कैसे ले जाना है ये आप दोनों का फैसला है, लेकिन आपने नैना को समझते हुए उसका जिस तरह से हौसला बढ़ाया है उसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। राजीव ने जवाब देते हुए कहा, सर मुझे तो उल्टा खराब लग रहा है कि नैना को इतना कुछ सहना पड़ा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये अकेली ना पड़े, मैं इसका साथ दूंगा। घर जाकर हम डिस्कस करेंगे कि अपनी फैमिलीज को ये बात कब और कैसे बतानी है, लेकिन इसमें नैना अकेली नहीं है और मैं किसी को इसे हर्ट नहीं करने दूंगा। अब हमारी दोस्ती की शुरुआत हो रही है जो एकदम सच्ची होगी, क्यों नैना? हाँ बिल्कुल, नैना ने हंसते हुए कहा। डॉक्टर विनय राजीव और नैना की बातें सुनकर बहुत खुश थे। उन्होंने दोनों को फ्यूचर के लिए ग्रीट करते हुए कहा, ठीक है फिर मेरी तरफ से आप दोनों को बेस्ट विशेस। राजीव और नैना ने डॉक्टर विनय को थैंक्स कहा और फिर दोनों बाहर जाने के लिए उठ खड़े हुए। उनके जाने के बाद डॉक्टर विनय काफी देर सोचते रहे कि कब हमारी सोसाइटी में लोगों के अंदर दूसरों के लिए एक्सेप्टेंस आएगी, कब लोग दूसरों को उनकी सेक्सुअलिटी और बाकी पर्सनल बातों के बेस पर जज करना बंद करेंगे, कब तक नैना जैसे लोग बिना किसी गुनाह के सजा काटेंगे। लेकिन डॉक्टर विनय को एक तरफ से यह भी लगा कि नैना हो या राहुल या फिर सुनील या पंकज के फादर जयदेव जी, सभी लोग सोसाइटी के एक्सेप्टेंस से ज्यादा खुद की सोच से परेशान थे। मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे अपने दिमाग से, हमारी सोच से पैदा होती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। हम उनकी वजह बाहर के लोगों और सिचुएशंस में ढूंढने लगते हैं। अगर हमें पता हो कि हमारी सफरिंग्स हमारे थॉट्स और थिंकिंग का नतीजा है और हमें उन्हें कंट्रोल करना आ जाए तो हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे जितना हो सके सुकून और खुशी से जिया जाना चाहिए, और अगर ये सुकून हमारी थिंकिंग को कंट्रोल करने से मिल सकता है तो हर किसी को ये आर्ट सीख लेनी चाहिए। डॉक्टर विनय के मन में ख्याल आया कि हमारी सोसाइटी में जितना ध्यान फिजिकल वेलबींग पर दिया जाता है उतना ही अगर मेंटल हेल्थ पर भी दिया जाने लगे तो हम एक हैप्पी सोसाइटी बन जाएंगे। शायद वो वक्त जल्द आ जाएगा। यही सोचते हुए डॉक्टर ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। उनके घर जाने का टाइम हो गया था। अब कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपना बैग उठाया और घर जाने के लिए निकल पड़े।